गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जो परंपरा चलती आ रही है पीसीए में, जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है वी जस्ट डू द एमसीक्यू डिस्कशन फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर। ये सिर्फ मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द अदर सब्जेक्ट्स इन सीएमए फाउंडेशन कोर्स। ठीक है, सो अराउंड 66 एमसीक्यूज है आपके मॉडल पेपर में, मतलब आपकी बुक में 66 एमसीक्यूज दिए गए हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो बिफोर वॉचिंग माई लेक्चर आई वॉन्ट यू पीपल टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस एंड देन वॉच माई लेक्चर, ताकि आपको पता चले कि कितनी नैया पानी में डूबी है। ठीक है, सो दैट यू विल कम टू नो कि भाई क्या क्या आंसर्स आपने गलत करे हैं एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, व्हाई द अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अवर टाइम नाउ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं बताइए मुझे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? इकोनॉमिक्स के पप्पा कौन है? इकोनॉमिक्स के पप्पा कौन है? ये तो बच्चे बच्चे को आना चाहिए। ऑप्शन देखो क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है मार्शल, द बी वाला है एडम स्मिथ, सी है रॉबिन्स एंड डी है कीन्स। इकोनॉमिक्स के पप्पा कौन है, मतलब इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन किसने किया है, इकोनॉमिक्स की शुरुआत किसने करी है? उसका आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की शुरुआत करी है। एडम स्मिथ हैज contributed the foundation of the economics theory। याद आ रहा है, एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, क्या है वो बुक का नाम? वो भी हम पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पूछा है लेकिन आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो एवरीथिंग, सारे के सारे जितनी भी पॉसिबिलिटीज है एमसीक्यू आने की, हम हर एक चीज कवर करेंगे। ओके, इन्होंने एक बुक लिखी थी, व्हाट इज दैट बुक? याद आ रहा है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक एडम स्मिथ ने लिखी थी एंड इन्होंने ही फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इकोनॉमिक्स की शुरुआत करी है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्लियर है? पक्का क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, अब देखो ये सारी चीजों में कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, मतलब आपको कुछ ऑथर्स याद रखने हैं, उनके डेफिनेशंस याद रखने हैं, उन्होंने क्या क्या बुक लिखी है, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो याद ही करना है। इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं, इसमें मैं आपको क्या ही कॉन्सेप्ट्स बताऊं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विथ, यहाँ पे ना हम दो इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक है पॉजिटिव और एक है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव बताता है कि आपके ओपिनियंस क्या है, ठीक है, आपके जजमेंट्स क्या है, आपके ओपिनियंस क्या है, आपके जजमेंट्स क्या है, राइट। एंड पॉजिटिव बताता है फैक्ट्स, मतलब क्या सच्चाई है। ठीक है, पॉजिटिव क्या बताता है, व्हाट इट इज। ठीक है, नॉर्मेटिव बताता है व्हाट आउट टू बी, मतलब क्या होना चाहिए। क्लियर है ये पॉइंट्स? ठीक है, अब बताओ, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विद व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, दिस इज अ फैक्ट, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इट इज, व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट। तो ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, हमें तो नॉर्मेटिव ढूंढना है ना। नेक्स्ट, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी। यहाँ पे आप फैक्ट बता रहे हो, सामने बता रहे हो कि भाई क्या है, बस क्या है कि जब हम बात करेंगे वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी। होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए प्रोड्यूस करना है, अगेन पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट देखो, हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड, यहाँ पे बता रहा है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे ओपिनियन दे रहे हो, जजमेंट दे रहे हो, राइट, कि ऐसे है तो फिर ऐसे होना चाहिए। हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक थियोरी deals with how the problem should be solved। एंड इसकी जगह पर अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी आता देन ऑप्शन ए बी सी तीनों भी पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी में आते थे। ठीक है, अभी हमें नॉर्मेटिव पूछा है तो नॉर्मेटिव क्या बताता है, क्या होना चाहिए। ठीक है, ज्ञान की बात है, क्या होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए था, ये मेरा जजमेंट है, ये मेरे ओपिनियंस है। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी डील्स विथ, यहाँ पे ना दो चीजें आपको याद आ जानी चाहिए अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो।
माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है, हम कैसे याद रखेंगे? जब यहाँ पर आई आ रहा है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल यूनिट्स, आई से इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है। एंड ए है, ए मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट, मतलब इन टोटल, इन सम। अब बताओ, आई मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी डील करता है, ठीक है। अब ऑप्शंस देखते हैं हम, ओके। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल माइक्रो या मैक्रो, कौन सी थ्योरी में आता है? जब पूरी एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, पूरे सम की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है? दिस कम्स इन व्हाट? दिस कम्स इन मैक्रो, है ना। नेक्स्ट, इंडिविजुअल यूनिट्स। अपना क्वेश्चन माइक्रो, MICRO पे डिपेंड है कि MICRO माइक्रो में क्या आते हैं, कौन से यूनिट्स आते हैं। तो ऑप्शन इज बी, इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट, एक बार पूरे ऑप्शंस देख लो। सी वाला क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ होल, पूरी इकोनॉमी का अगर हम ग्रोथ की बात करेंगे तो ये अगेन आ जाएगा मैक्रो में, ठीक है। डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो होना पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि माइक्रो डील्स विथ इंडिविजुअल यूनिट्स। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक्स गुड्स इंक्लूड्स मटेरियल थिंग्स, मतलब गुड्स मटेरियल थिंग्स इंक्लूड करती है विच कैन बी ट्रांसफरेबल, कैन बी विजिबल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो आना नहीं चाहिए बिकॉज वी नो द आंसर, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम जब भी गुड्स के बारे में बात करेंगे तो गुड्स क्या होनी चाहिए? गुड्स शुड बी ट्रांसफरेबल, मतलब this means the ownership or the possession of goods can be exchanged, can be moved from one person to another person. Yes, correct. Also the goods should be tangible. Tangible in the sense they should have the physical form. Physical form मतलब goods should be seen, मतलब आप देख सकते हो, आप टच कर सकते हो, राइट। जैसे कि कार, लैपटॉप, ये सारी चीजें, ये दीज आर द टेंजिबल थिंग्स, राइट। तो यहाँ पे गुड्स के बारे में बात हो रही है तो गुड्स क्या होना चाहिए? ट्रांसफरेबल भी होना चाहिए और विजिबल भी होना चाहिए। विजिबल मतलब टेंजिबल, राइट, which can be seen, which can be touched. Okay, so the correct option is C, both A and B, right. अगर गुड्स की जगह पे सर्विस देता, ठीक है, अगर गुड्स की जगह पे सर्विस देता तो क्या आपका आंसर होता था? क्या सर्विसेज ट्रांसफरेबल है? अब जैसे मैं टीचिंग की सर्विस दे रही हूँ तो कैन आई ट्रांसफर माई टीचिंग सर्विस टू समवन एल्स? आई कैन नॉट, राइट। सो सर्विस के केस में क्या रहेगा? सर्विसेज आर नॉट ट्रांसफरेबल, right? Also, services tangible है, which can be seen, which can be touched? No, services are intangible. क्लियर है? पॉइंट पक्के क्लियर है? देखो, हम हर एक पॉसिबिलिटी देखेंगे कि भाई अगर ये क्वेश्चन है तो इसमें अगर दूसरे क्वेश्चंस आ सकते हैं तो क्या क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज हम डिस्कस कर रहे हैं ना भाई, अब डिस्कस करें तो फिर इतना तो करना ही पड़ेगा। अब मैं इतने एफर्ट्स ले रही हूँ तो फिर ऑब्वियस है कि आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। एक और चीज, अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, सबसे पहले लाइक कर दो। लाइक करने से ना, देखो, हम कुछ पैसे वैसे नहीं कमा रहे, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट कि भाई हमें थोड़ा सा बूस्टअप मिलता है कि भाई इतने बच्चे लाइक कर रहे हैं, थोड़ी खुशी होती है, इतने बच्चे शेयर कर रहे हैं, अब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भाई इतना तो आपका बनता है काम, है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ह्यूमन वॉन्ट्स आर लिमिटेड, अनलिमिटेड, अनडिफाइंड या फिर नन? नन तो होगा नहीं। बोलिए क्या है? ह्यूमन वॉन्ट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। क्यों अनलिमिटेड है? बिकॉज इफ वन want is satisfied the other want arises, this is a nature। अगर मुझे अभी लैपटॉप मिल गया है तो मुझे अब क्या चाहिए? मुझे चाहिए अब कार, ठीक है। सो ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। अनडिफाइंड का क्या मतलब हो जाता है? अनक्लियर। क्या ह्यूमन वॉन्ट्स अनक्लियर है? ऑफकोर्स नॉट, ह्यूमन वॉन्ट्स आर क्लियर। अब वेक थोड़ी है ना भाई, मुझे कार चाहिए, दैट इज द क्लियर पॉइंट कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए, राइट। सो ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड। ऑप्शन में अनलिमिटेड ही चेक कर कराना, ओके। क्लियर है? पक्का क्लियर है? नेक्स्ट, नेचर ऑफ पीपीएफ कर्व। पीपीएफ का क्या फुल फॉर्म है? फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो आपको सारे के सारे फुल फॉर्म एंड आपको नाम भी याद करने पड़ेंगे। पीपीएफ का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, राइट। इसका क्या मतलब है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का नेचर क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको याद है क्या?
याद आया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्केव, इसका नेचर ही कॉन्केव होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या बोलता है कि भाई अगर आपको कोई एक कमोडिटी बनानी है, इफ यू वांट टू मेक वन कमोडिटी, you are sacrificing so many units of B commodity or sacrificing so many B commodity, right? कुछ पाने के लिए आप बहुत कुछ खोते हो। तो ये कब होता है? कॉन्केव कब रहेगा? कॉन्केव कब रहेगा? when there is an increasing opportunity cost। मतलब एक गुड बनाने की जो कॉस्ट लग रही है, एक गुड बनाने के लिए आप जितना सैक्रिफाइस कर रहे हो, जितना भी कमोडिटी आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, दैट इज इंक्रीजिंग। मतलब बहुत ज्यादा। आपको एक पेन बनाने के लिए आपको फाइव पेंसिल्स की सैक्रिफाइस करनी पड़ी है, दैट इज एन इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कॉन्केव क्यों रहता है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड दिस इज द नेचर। कॉन्वेक्स रह सकता है क्या मैम? जब मैंने लेक्चर लिया था, जब मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, तब मैंने कॉन्वेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया था। कॉन्वेक्स कब रहेगा? व्हेन देयर इज एन डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन ये इकोनॉमिक्स में नहीं होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कॉन्वेक्स नहीं होता है, दैट इज सो अनरियल, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, सो पीपीएफ का जो भी नेचर है दैट इज कॉन्केव, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है इन द इंक्रीजिंग अमाउंट, इन द इंक्रीजिंग अमाउंट। सो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से जो कॉन्केव शेप आता है पीपीएफ का। ठीक है, सो आप वहां पे जाके कहीं बोथ वाला ऑप्शन मत टिक करना, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, ठीक है, ये जो बोथ सी ऑप्शन है वो मत करना, क्योंकि मैम ने कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स दोनों बताया था, थप्पड़ मारूंगी। ठीक है, नेचर पीपीएफ कर्व का सिर्फ एक ही हो सकता है, दैट इज कॉन्केव। ठीक है, नेक्स्ट, इफ पीपीएफ इज लीनियर इट एम्प्लाइज, मतलब लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन है पीपीएफ कर्व, तो इसका क्या मतलब हो गया? दैट इज कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी। कॉन्केव कब रहेगा? जब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और लीनियर कब रहेगा, स्ट्रेट लाइन कब रहेगा? व्हेन देयर इज एन कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका तो आंसर एकदम क्लियर है, ए ही आंसर है इसका, राइट? इसका बी था, इसका ए है। डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी है बेटा, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग रहेगा तो कॉन्केव रहेगा, डिमिनिशिंग रहेगा तो क्या रहेगा? अभी देखो यहाँ पे देखो सब आ गया है। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा तो कॉन्केव रहेगा, डिमिनिशिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा तो कॉन्वेक्स रहेगा, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियस है कि कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, एनी पॉइंट बियॉन्ड पीपीएफ कर्व। पीपीएफ कर्व के बाहर कुछ भी पॉइंट है, जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये 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 मतलब ये जो पीपीएफ का जो कर्व है, इसके बियॉन्ड कुछ भी पॉइंट है तो वो पॉइंट को हम क्या कहेंगे? दैट इज अनअचीवेबल। याद आ रहा है? या फिर अनअटेनेबल। याद आ रहा है क्या? मैंने बोला था ना, ये कर्व के बाहर कुछ भी पॉइंट है दैट इज अनअटेनेबल, अनअचीवेबल। अनअचीवेबल क्यों? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसी की वजह से तो पीपीएफ कर्व आया है, ताकि आपके जितने रिसोर्सेज है उसको आप मैक्सिमम यूज कर सको, एफिशिएंटली यूज कर सको, राइट? तो पीपीएफ कर्व वही बताता है कि ऑल योर रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज्ड, है ना? अगर बियॉन्ड आप जा रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि आप आपकी कैपेसिटी से ज्यादा बता रहे हो। आपकी कैपेसिटी है 1000 ऑफ यूनिट्स ऑफ ड्रेसेस बनाना, ठीक है, 1000 ऑफ यूनिट्स ऑफ पेन्स बनाना आपकी कैपेसिटी है, लेकिन आपका जो पीपीएफ का जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये बता रहा है कि आप 2000 यूनिट्स ऑफ पेन बना सकते हो, क्या वो आपकी कैपेसिटी? दिस इज अनअचीवेबल। आप हवा में बातें कर रहे हो यहाँ पे। आपकी कैपेसिटी सिर्फ यहाँ तक ही है, मतलब 1000 ऑफ पेन्स बनाने की है। इसके बियॉन्ड आप जाओगे तो आपकी कैपेसिटी नहीं, क्योंकि आपके रिसोर्सेस उतने हैं ही नहीं। यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का पूरा मैक्सिमम यूज ये ही कर्व पर हो रहा है। इसके बियॉन्ड कुछ भी रहेगा तो वो सिर्फ हवा में बातें होगी। तो एनीथिंग बियॉन्ड पीपीएफ कर्व इज अनअटेनेबल। ठीक है, अटेनेबल कब रहेगा? अगर पीपीएफ कर्व पर है, एग्जैक्ट पीपीएफ कर्व पर है तो वो अटेनेबल है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ एन इकोनॉमी इज वर्किंग एट द पॉइंट लेफ्ट टू पीपीएफ कर्व, मतलब अंदर की साइड की बात कर रहे हैं हम लोग,
मतलब यहाँ पे कहीं पर भी लेफ्ट में है पीपीएफ कर्व के, तो इसका क्या मतलब हो गया, दैट इज अनएम्प्लॉयड। आपकी कैपेसिटी से कम आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो। आप 1000 बना रहे थे, 1000 यूनिट्स ऑफ पेन बना रहे थे, लेकिन बना सकते थे, ये आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन आप सिर्फ 600 यूनिट्स ऑफ पेन बना रहे हो। तो ये क्या हो गया, आपके जो रिसोर्सेस है दे आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, दे आर अनएम्प्लॉयड। जैसे कि आप पूरा का पूरा लेबर को आप पूरा यूज नहीं कर रहे हो, आपकी लैंड कहीं ना कहीं अनयूज्ड है, ठीक है, तो रिसोर्सेस को आप पूरा यूज नहीं कर रहे हो। ओके, सो योर आंसर विल बी फुल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सेस, प्रोडक्शन या फिर नन, इट इज अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है पॉइंट, पक्का। नेक्स्ट, पॉइंट इलास्टिसिटी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, पॉइंट इलास्टिसिटी किसने पॉइंट इलास्टिसिटी प्रोपाउंड किया है, एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने या फिर कीन्स ने, ये किया है मार्शल ने। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है, पॉइंट इलास्टिसिटी मार्शल भैया ने दिया है, पॉइंट इलास्टिसिटी मार्शल भैया ने दिया है, याद रखने का। नेक्स्ट, लग्जरी गुड्स हैव डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो इसके लिए ना मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा है, ठीक है, फटाक से ये टेबल पहले कॉपी कर लो, जल्दी से ये टेबल कॉपी कर लो। ठीक है, जल्दी से कॉपी करो। ये अगर टेबल आपके दिमाग में एकदम फिट हो गया तो भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, आप पूरा का पूरा डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी पूरे के पूरे आप मार्क्स ला सकते हैं। ये एकदम मैंने शॉर्ट में आपके लिए बना के दिया है टेबल, फटाक से याद करो। इसको फुल स्क्रीन कर दूं क्या, जल्दी से लिखो, फिर हम लोग समझेंगे कि भाई इसमें क्या लिखा करे है। लिख लिया क्या, क्योंकि ये आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है, आपको लगेगा कि दिशा मैम हर एक चीज हैंड रिटन नोट सब कुछ भेज देते हैं, व्हाट्सएप कर देते तो ये भी कर देंगे, बेटा ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये मैं कोई व्हाट्सएप नहीं करने वाली। लिख लिया आपने, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टाइप्स में कितने तरह के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, पहले देखो डिग्री ऑफ डिमांड से, ठीक है। सबसे पहला तो हाई इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिसिटी मतलब जो इजीली चेंज, देखो इलास्टिक मतलब चेंज हो सकता है, तो हाई इलास्टिसिटी, हाई इलास्टिसिटी मतलब इलास्टिक, राइट, जो इजीली चेंज हो सकता है। एंड लो इलास्टिसिटी मतलब इन इलास्टिसिटी, जो इजीली चेंज नहीं हो सकता। इन इलास्टिसिटी मतलब चेंज नहीं होगा, इलास्टिसिटी मतलब चेंज होगा। इतना याद है, इतना क्लियर है ना, इसके मतलब ही बताया मैंने। मीडियम इलास्टिसिटी मतलब यूनिटरी। अब इसके मीनिंग देखो क्या है, हाई इलास्टिसिटी कब होता है, व्हेन अ स्मॉल प्राइस चेंज कॉजेस अ बिग चेंज इन डिमांड। अगर आपने इतना सा भी प्राइस चेंज करा है तो डिमांड में इतना बड़ा चेंज आता है, तो हाई इलास्टिसिटी होती है, दैट इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसको आप ट्रिक कैसे आप याद रखोगे, जैसे लग्जरी गुड्स की बात करो, ठीक है, अगर लग्जरी गुड्स में प्राइस इतना सा भी चेंज हुआ तो आप क्या करोगे, आप स्विच करोगे, क्योंकि सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है ना। तो लग्जरी गुड्स में यू विल लीव इट व्हेन प्राइस राइजेस, आप वो गुड को छोड़ दोगे जब प्राइस बढ़ेगा, आप क्या करोगे, आप शिफ्ट हो जाओगे दूसरे सब्सटीट्यूट्स पे, ठीक है। अब जैसे लेनोवा का लैपटॉप है तो मैं दूसरा सब्सटीट्यूट में डेल पे शिफ्ट हो जाऊंगी अगर लेनोवा के लैपटॉप के प्राइसेस बढ़ेंगे तो, है ना। सो दिस इज हाई इलास्टिसिटी। क्लियर है, हाई इलास्टिसिटी में लग्जरी याद रखना, एल से लग्जरी और एल से लीव इट। लीव इट क्यों, बिकॉज देर आर सो मेनी सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल, ठीक है। नेक्स्ट, मीडियम इलास्टिसिटी मतलब यूनिटरी, यहाँ पे जितना चेंज प्राइस में हो रहा है एग्जैक्टली उतना ही परसेंटेज चेंज हो रहा है आपकी डिमांड में, तो यहाँ पे इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। मीडियम, मीडियम एम मीन्स मीडियम एम मिस मैच, मतलब मैं क्रिकेट मैच की बात नहीं कर रही, अभी आईपीएल चल रहा है तो आप लोग क्रिकेट मैच में घुस जाओगे, मैं बात कर रही हूँ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड बोथ आर इक्वल, बोथ आर मैचिंग, ठीक है। नेक्स्ट है लो इलास्टिसिटी। लो इलास्टिसिटी मतलब चाहे प्राइस में बहुत बड़ा चेंज क्यों ना आ जाए लेकिन डिमांड में इतना सा या फिर चेंज बिल्कुल भी नहीं आएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, लो इलास्टिसिटी होगा, दैट इज लेस देन 1। मतलब ये ऐसे गुड्स है यू नीड इट, यू नीड इट देन यू विल बाई इट,
ठीक है, यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, नो सब्सटीट्यूट्स, तो ऑब्वियस है कि आपको तो ये खरीदना ही पड़ेगा, चाहे प्राइस में बड़ा चेंज क्यों ना आ जाए, आप खरीदोगे। ठीक है, ये क्लियर है। अब मुझे बताओ, हमने क्या देखा था क्वेश्चन में, लग्जरी गुड्स के बारे में हमने बात करी है, राइट। लग्जरी गुड्स के बारे में बात करी है, तो इसकी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मुझे जल्दी बताओ। हाई है, लो है, मॉडरेट है या फिर नन है। लग्जरी गुड्स की डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, हाई है। क्यों? क्योंकि सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है। अगर आप प्राइस में चेंज लोगे तो क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा चेंज आ जाएगा, हम दूसरे सब्सटीट्यूट पे क्या करेंगे, हम शिफ्ट हो जाएंगे। सो लग्जरी गुड्स हैव हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिग्री ऑफ डिमांड। ठीक है, हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, नेक्स्ट, द डिमांड फॉर सॉल्ट इज इन इलास्टिक। अब इन इलास्टिक का क्या मतलब था कि भाई लो इलास्टिसिटी है, चाहे बड़ा चेंज क्यों ना आ जाए प्राइस में, डिमांड में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो नहीं। अब आप नमक की जगह पर शक्कर डाल के खाना बना के खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते हो, है ना। अब बताओ, ये इन इलास्टिक क्यों है? सॉल्ट का जो डिमांड है दैट इज इन इलास्टिक, मतलब डिमांड इजीली चेंज क्यों नहीं हो रहा है अगर प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ लो प्राइस। भाई लो प्राइस थोड़ी रहेगा, प्राइस बढ़ रहा है तभी तो हम लोग इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ इट मेक फूड टेस्टलेस। बेटा ये मतलब ये इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऑप्शंस दिए नहीं है, ये जो है ये एकदम घरेलू वाला है, तो ये इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया नहीं है। पता नहीं ये क्यों ऑप्शन दिया है, बस यहाँ पे मुझे लगता है कि ना ऑप्शंस कोई फिट नहीं हुआ तो बस ये ऐड कर दिया। नेक्स्ट, नो सब्सटीट्यूट। नाउ इट्स द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, राइट। ये क्या बोल रहा है, सॉल्ट इन इलास्टिक है, क्यों है? बिकॉज ऑफ नो सब्सटीट्यूट। इज दैट ट्रू? यस मैम, दैट इज ट्रू, क्योंकि सॉल्ट हाईली इन इलास्टिक है, क्योंकि वो इजीली चेंज नहीं होगा, डिमांड उसका चेंज नहीं होगा, चाहे प्राइस बढ़े या घटे, डजंट मैटर, डिमांड उसका वैसे का वैसे ही रहेगा, क्योंकि वहां पे कोई सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं। अब यहाँ पे तो सॉल्ट का एग्जांपल लिया है, अब वहां पर मेडिसिन का भी एग्जांपल ले सकते। कुछ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है जो कि आपको जो कि आपको सेम लेनी है, मतलब वहां पे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो भी मेडिसिन है वो आपको लेनी ही लेनी है, राइट। तो सॉल्ट की इनएलास्टिसिटी होती है, सॉल्ट इज इनएलास्टिक बिकॉज ऑफ नो सब्सटीट्यूट, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोर इलास्टिक इफ। मोर इलास्टिक कब होता है? मोर इलास्टिक मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। कब होगा बताओ? विच हैज नो सब्सटीट्यूट। अगर नो सब्सटीट्यूट हो तो लेस लो इलास्टिसिटी होनी चाहिए, राइट। हैज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स, मतलब बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स है। इज एन आइटम ऑफ नेसेसिटी, नेसेसिटी है तो ऑब्वियस है कि इन इलास्टिक होना चाहिए। इज लाइफ सेविंग प्रोडक्ट, ये ऐसे ऐसे बस ऑप्शन घुमा देते हैं, घुसा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोर इलास्टिक इफ इट हैज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स, है ना। हमने यहाँ पे देखा मोर इलास्टिक मतलब हाई इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, कब होगा? व्हेन देयर इज मोर सब्सटीट्यूट। इतना मैंने यहाँ पे लिखा है पिंक में, व्हेन देयर इज मोर सब्सटीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये? इफ द प्राइस ऑफ बर्गर राइजेस फ्रॉम 12 to 20, ठीक है। सो 12 इज P1 मतलब इनिशियल प्राइस, एंड प्राइस चेंज इज P2। प्राइस चेंज जो हो रहा है मैं उसको P2 नेमिंग कर रही हूँ, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द डेली सेल्स डिक्रीजेस फ्रॉम 300 to 200। सो 300 इज द Q1 एंड 200 इज द Q2, क्योंकि 300 इज द चेंज, राइट। 300 से 200 हो गया, राइट। 300 was the original initial quantity and 200 is the change quantity per day. Then the price elasticity of demand can be estimated as. Price elasticity of demand का formula क्या है मुझे बताओ? Price elasticity of demand equals to percentage change in quantity demand by percentage change in price, है ना। तो अब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालोगे? Q2 माइनस Q1 बाय Q1 इंटू 100 बाय P2 माइनस P1 बाय P1 इंटू 100, ऐसे ही निकालोगे ना। तो अब बताओ Q2 क्या है अपनी वहां पे वैल्यूज, बस खाली आप यहाँ पे वैल्यूज डालो। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बेटा आप 2 मिनट्स में
सॉल्व कर लोगे। वैल्यूज क्या क्या है, 12 इज द P1 एंड 20 इज द P2। 20 12 by 12 in 100 and Q2 क्या है, Q2 is 200 and 300 is Q1, right? 100 minus 300 by 300 hin। चलो करो कैलसी लो, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। जो आंसर आएगा वो बस वही आपको टिक करना है, और क्या है। 200 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 कितना आ रहा है, ये अराउंड 33.3 आ रहा है, राइट। 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 12 100 ये कितना आ रहा है, अराउंड 66.66। क्या आएगा, 33.33 बाय 66 अराउंड 0.5। 0.5 इज दी PED, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या वो ऑप्शन में है, सबसे पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू की बात चल रही है, TR कैसे आता है, टोटल रेवेन्यू कैसे आता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। याद है या नहीं है। तो ये क्या बोल रहा, प्राइस इंक्रीज हुआ तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। प्राइस इंक्रीज हुआ तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा। कब, इफ इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू, कब होगा ये। ऑप्शंस देखो, इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड इज ग्रेटर देन प्राइस है तो क्या TR बढ़ेगा, टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, नहीं। नेक्स्ट, चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। ये ऑप्शन हमें एक बार साइड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नो, यहाँ पे तो इक्वल की बात ही नहीं चल रही, यहाँ पे इंक्रीज की बात चल रही है, राइट। एंड नन नहीं आना चाहिए। तो बताइए बी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस, मतलब डिमांड में कम चेंज है और प्राइस में ज्यादा चेंज है, तो क्या आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो ऑप्शन इज बी, ठीक है। नेक्स्ट, if the price elasticity of demand for wine is estimated to be -6, then 20% of increase in price of wine will lead to dash in quantity demanded of wine at that price। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन है आपकी बुक में, इसका आंसर एक्चुअली ए दिया है, ठीक है। अब ए आंसर लाने के लिए ये क्वेश्चन सही नहीं है, देयर इज अ मिस्टेक, ठीक है। अब आपको 12% इंक्रीज आंसर लाना है, क्योंकि आपकी बुक में ये दिया है, तो एक चेंज आपको करना पड़ेगा। ये जो है 20% आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, नॉट इंक्रीज, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्यों, याद करना मैंने क्या बोला था, प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड, राइट। तो एक का प्राइस बढ़ रहा है तो एक का घट हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस एंड माइनस चल रहा है ना। तो आप मुझे बताओ, आप ये कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे आप ये PED। यहाँ पे PED क्या दिया है आपको, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट, -6। मैंने बताया था ना, माइनस की साइन आप कंसिडर नहीं करते हो, यहाँ पे सिर्फ आपको कंफ्यूजन के लिए दिया है। माइनस क्या बताता है कि भाई प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड, बस इतना ही बताता है, तो ये आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ 6 लिख रही हूँ, ठीक है। 20% आपको ड्रॉप हो रहा है इन द प्राइस ऑफ वाइन विच लीड टू डैश इन क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब क्वांटिटी डिमांड में कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। यहां पर आप कैसे करोगे, 6 इंटू 20 करोगे आप, राइट। तो 6 इंटू 20 कितना आ रहा है, 120। 120 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है, तो ये हो गया 12। अब 12 इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ये पॉजिटिव 12 आया अपने पास में। क्यों पॉजिटिव आएगा, देखो एक और लॉजिक आप लगाओ कि जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, मतलब नेगेटिव में है, तो ऑब्वियस है कि क्वांटिटी डिमांड पॉजिटिव में रहेगी, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है ना। तो अब 12 आया है तो ऑब्वियस है कि वो डिक्रीज नहीं होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है पॉइंट, पक्का क्लियर है। तो यहाँ पे जो इनवर्स रिलेशनशिप है वो याद रखना, एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द आंसर, सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। Which of the following is not a factor
इन द मार्केट सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, यहाँ पर सप्लाई की बात हो रही है, तो सप्लाई का क्या क्या फैक्टर नहीं है वो मुझे बताओ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई में ही आता है ना, बोलते हैं ना अपन, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस बढ़ी तो सप्लाई क्या हो जाएगा, घटेगा, कि कॉस्ट बढ़ रही है, सप्लाई आप कम करोगे, राइट। सो इट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बायर्स। बायर्स सप्लाई में कहाँ से आ गए, बायर्स तो डिमांड में आते हैं ना, डिमांड के फैक्टर्स में बायर्स आते हैं, राइट। कंज्यूमर्स कहाँ पर आते हैं, डिमांड में आते हैं, और प्रोड्यूसर कहाँ पर आते हैं, सप्लाई में आते हैं। तो ये जो है ये क्या है, दिस इज डिमांड फैक्टर, ठीक है। और हमें नॉट अ फैक्टर ऑफ मार्केट बताना है, मतलब नॉट अ फैक्टर ऑफ मार्केट। बाकी के भी ऑप्शंस एक बार देखते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज द मेन फैक्टर ऑफ सप्लाई। क्यों, अगर ये प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है तो कंज्यूमर सॉरी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, यही प्रोडक्ट ज्यादा बनाएगा। इफ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस द सप्लाई इंक्रीजेस, यही तो मेन रीजन है, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अब आप सोच रहे होंगे मैम रिलेटेड प्रोडक्ट्स तो डिमांड में भी है, फिर कैसे होगा। देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स मतलब देखो, अगर अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ, अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई क्या होगा, बेसिकली क्या होता है, सब प्राइस बढ़ रहा है तो क्या होता है, सप्लाई बढ़ रहा है ना। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, रिलेटेड प्रोडक्ट्स की अगर प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ेगी ही ना। प्रोड्यूसर क्या करेगा, ज्यादा गुड्स बनाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, सप्लायर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कब आएगा, व्हेन प्राइस इज इंक्रीजिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट, है ना। सो ये भी सप्लाई का फैक्टर है। तो सप्लाई का फैक्टर कौन सा नहीं है ये बताओ मुझे। द ऑप्शन इज बी, नंबर ऑफ बायर्स, ये डिमांड का फैक्टर है। related price of related products is also demand factor, डिमांड फैक्टर, लेकिन ये सप्लाई में भी आता है। तो ये जो है रिलेटेड प्रोडक्ट्स का, ये दोनों में भी है, ठीक है, सप्लाई में भी है, डिमांड में भी है। लेकिन क्या है जो हमारे पास में ऑलरेडी एक ऑप्शन अवेलेबल है ना, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड में है, दैट इज द नंबर ऑफ बायर्स, सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस विल हैव हाईली inelastic सप्लाई, मतलब प्राइस बढ़ती है, व्हाट इज द रूल, प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। इन इलास्टिक मतलब प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई में कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है, सप्लाई इन इलास्टिक है, तो कौन से सिचुएशन में मुझे बताओ। पेरिशेबल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, आइटम ऑफ लाइट क्लास कंजम्पशन, या ऑल द थ्री, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स मतलब ड्यूरेबल गुड्स का तो भाई देखो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स कैन बी स्टोर्ड, ठीक है। अब जैसे डिमांड है मार्केट में वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी, राइट। सो ये इसकी जो इलास्टिसिटी है दैट इज सॉरी इसकी जो डिग्री ऑफ सप्लाई है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है, दैट इज इलास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट, आइटम्स ऑफ इलाइट क्लास कंजम्पशन, यहाँ पे लग्जरी गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऑब्वियस है कि ये भी सप्लाई चेंज होती है, इसमें भी सप्लाई चेंज होती है ना, जैसे प्राइस बढ़ा कि सप्लाई चेंज हो जाएगी, राइट। अब फर्स्ट वाला क्या ऑप्शन था, पेरिशेबल गुड्स, इसमें ही तो इन इलास्टिसिटी है, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स आप ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हो, तो वहां पे सप्लाई में चेंजेस नहीं आते हैं, जितना है वो उतना ही है भाई, क्योंकि वो पेरिश होने वाले हैं, वो गुड्स आप स्टोर नहीं करके रख सकते हो, राइट। तो पेरिशेबल गुड्स इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यही है जहां पे प्राइस बढ़ने से भी सप्लाई में कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है, सप्लाई इज इन इलास्टिक, तो कहां पर है वो, पेरिशेबल गुड्स में है। क्योंकि पेरिशेबल गुड्स क्या है, आप स्टोर नहीं करके रख सकते हो, तो आप वहां पे सप्लाई क्यों बढ़ाओगे, सप्लाई बढ़ेगी थोड़ी ना, वहां पे सप्लाई में चेंजेस थोड़ी आएगा पेरिशेबल गुड, ठीक है। नेक्स्ट, द सप्लाई फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स इज एस एक्स equal to 5px plus 3 where px stand for price, the quantity supplied corresponding of price rupees 2 will be, sx क्या बोल रहा है, 5 plus 3, ऐसे ही लिखूंगी ना मैं, तो 5 2 जा 10 plus 3 then the sx is 13, आंसर इज बी। इतना सिंपल दिया है ये, मतलब क्या ही बोलूं मैं अब ये भी अगर आप सॉल्व नहीं कर सके थोड़ा सा दिमाग लगा के तो फिर वेस्ट है बेटा। नेक्स्ट,
Dash is the functional relationship between physical inputs, that is factors of production, and physical outputs, that is quantity of goods and services produced. ठीक है, ऑप्शंस देखो, इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन, हमने ये ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक देखा नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन हमने नहीं। नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई का फंक्शन हमने देखा था, लेकिन वो तो डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन में क्या आता है, इनपुट एंड आउटपुट आता है, राइट, कि भाई कितना इनपुट लगेगा अगर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करना है। तो ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन फंक्शन ही तो है जो कि इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशनशिप बताता है। कॉस्ट फंक्शन में क्या है, अगर आपको इनपुट प्रोड्यूस करना है तो उस पर आपको कितना खर्च होगा वो आपको कॉस्ट फंक्शन बताएगा। डिमांड एंड सप्लाई क्या बताता है कि भाई डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस पे क्या इफेक्ट है, सप्लाई इंक्रीज होने से प्राइस पे क्या इफेक्ट है वो बताएगा, राइट। इनपुट एंड आउटपुट में आप कंफ्यूज मत होना, आपने ऐसा कोई फंक्शन नहीं पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोडक्शन नाम से ही आप समझ जाओ, प्रोडक्शन डील्स विथ व्हाट, डील्स विथ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इनपुट्स पे आप काम करते हो ताकि आपको आउटपुट्स मिले, तो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर है। नेक्स्ट, वेरिएबल फैक्टर मींस दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल फैक्टर की बात करें, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहे हैं फैक्टर्स, ठीक है। तो क्या है वो, ऐसे कौन से फैक्टर्स है मुझे बताओ। विच कैन ओनली बी चेंज्ड इन लॉन्ग रन, मतलब लॉन्ग रन में ही वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होते हैं, इज दैट करेक्ट। याद आ रहा है क्या आपको, वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स्ड फैक्टर्स मैंने बताया था आपको। लॉन्ग रन को क्या बोलते हैं, प्लानिंग पीरियड बोलते हैं, और शॉर्ट रन को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पीरियड बोलते हैं। शॉर्ट रन में दोनों भी आते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। लॉन्ग रन में फिक्स्ड फैक्टर्स वेरी हो जाते हैं, इतना टाइम रहता है जहां पर फिक्स्ड फैक्टर्स को आप वेरी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो इन लॉन्ग रन। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लॉन्ग रन में वेरिएबल फैक्टर्स आते हैं, कैन बी चेंज्ड, यस, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी भी एक बार देखते हैं, विच कैन बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन, क्या शॉर्ट रन में भी वेरिएबल फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, यस, ये भी सही है, राइट। सी भी देखते हैं, विच कैन नेवर बी चेंज, बेटा नेवर बी चेंज कब आएगा, अगर फिक्स्ड फैक्टर रहेगा। तो क्वेश्चन वेरिएबल फैक्टर के बारे में बात कर रहा है, मतलब जो चेंज हो सकता है, तो ऑप्शन ए एंड बी सही है। तो यहाँ पे डी क्या बताता है, ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर्स दोनों में भी आते हैं, शॉर्ट रन में भी आते हैं, लॉन्ग रन में भी आते हैं, याद रखना। लॉन्ग रन में वेरिएबल फैक्टर्स मतलब फिक्स फैक्टर्स पूरे के पूरे चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड शॉर्ट रन में फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स दोनों भी आते हैं, ठीक है। एंड वेरिएबल में, वेरिएबल फैक्टर्स इन लॉन्ग रन में क्या है, फिक्स्ड फैक्टर्स वेरी हो रहे हैं लॉन्ग रन में, एंड शॉर्ट रन में फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों भी आते हैं। क्लियर है ये पॉइंट, पक्का। नेक्स्ट, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल इन मीडियम रन, तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, तो ठीक है, उसे कट कर देना। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन या फिर नन, नन नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों की मैं बात कर रही हूँ, वो कौन से रन में वेरिएबल होते हैं, शॉर्ट रन में या फिर लॉन्ग रन में, ऑफ कोर्स लॉन्ग रन में, क्योंकि लॉन्ग रन को प्लानिंग पीरियड कहा जाता है, जहां पे प्रोड्यूसर के पास में इतना टाइम होता है जिसमें वो सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, फिक्स्ड फैक्टर्स को वेरी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टीपी। वाह, ये तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आ गए हम। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ना आप क्या करना, क्विकली एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना, ठीक है। याद है क्या, पहले बात तो आपको ग्राफ, इतने ग्राफ्स आपने देख लिया, आपको याद ही नहीं होगा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 याद आ रहा है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये है टीपी, ठीक है, तो इंक्रीज होके डिमिनिश हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जो नेगेटिव में जाता है वो हमेशा याद रखना, नेगेटिव में मार्जिनल, मार्जिनल जो नाम है वो नेगेटिव में जाता है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज एपी, एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये स्टेज 1 था, दिस वाज स्टेज 2 एंड दिस वाज स्टेज 3। याद आ रहा है क्या, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, कुछ तो याद आ रहा होगा यार। ग्राफ आपको याद रखना है, ग्राफ के बिना तो क्या ही होगा। बताओ क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टीपी, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टीपी का मैक्सिमम पॉइंट क्या है, व्हेन एपी बिकम 0,
ऑप्शंस देख लो। व्हेन एमपी बिकम 0 एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एपी एंड एमपी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो टीपी का मैक्सिमम किधर है? टीपी का मैक्सिमम इधर है ना? ये है ना टीपी का मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम मतलब ये पॉइंट के बाद में देखो डिमिनिश हो रही है, राइट? टीपी डिमिनिश हो रही है, तो ये पॉइंट पे एमपी क्या कर रहा है? एमपी इज एट 0। एपी नहीं, ये पॉइंट पे दूसरे प्रोडक्ट्स का क्या रिएक्शन है वो देखो। एमपी इज व्हाट? एमपी इज 0। तो जब टीपी मैक्स है तो एमपी क्या है? 0 है, ठीक है? एपी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एमपी बिकम 0, ठीक है? नेगेटिव नहीं, एमपी बिकम 0, ओके? नेक्स्ट, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन TP will generally be shows increases trend, shows decreasing or increasing trend, equal to 0 और B negative। TP कभी भी नेगेटिव नहीं होता है तो वो ऑप्शन हटा दो। इक्वल्स टू 0, TP कभी भी 0 को इक्वल नहीं करता है, ये भी ऑप्शन हटा दो। अब A और B में से मुझे बताओ कौन सा करेक्ट है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है? व्हाट इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट? दिस इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, मतलब POI, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपको ध्यान आ रहा है क्या? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को बताता है। ये ऐसा पॉइंट है जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टीपी को बताता है। टीपी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टीपी को बताता है, मतलब यहां तक इंक्रीज हो रही है टीपी, ठीक है? इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। ये पॉइंट के बाद में इंक्रीज हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, ठीक है? ये पॉइंट के बाद में मतलब यहां से यहां पे इंक्रीज हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, कम रेट पे, राइट? तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या बताता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड्स दोनों भी बताता है। देन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट, हमेशा हो जाता है यार मेरे साथ ऐसे, ठीक है? लॉक कर देती हूँ इसको। If the marginal product of labor is below the average product of labor, it must be true that marginal product of labor is negative, marginal product of labor is 0, marginal product of labor is falling, the average product of labor is negative। average product कभी भी negative में नहीं जाता है, ढपलू, याद आ रहा है क्या? marginal product of labor is below average product of labor, तो क्या हो रहा है देखो, मतलब मार्जिनल लेवल ये जो है एमपी, ये बिलो एपी है, मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं हम, एपी के बिलो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, है ना? यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। तो ये क्या हो रहा है? एमपी, एमपी क्या हो रहा है? नेगेटिव में है क्या? नहीं। 0 में है क्या? नहीं। तो क्या है एमपी? एमपी इज डिक्रीजिंग, इज फॉलिंग, राइट? देखो ना ये वाले पॉइंट की बिलो, अब एपी के बिलो मतलब इतना ही आया है ना एमपी, इतना ही है ना एमपी, तो ये क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है एमपी, राइट? सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? टेल मी गाइस। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज फॉलिंग, ठीक है? नेक्स्ट, Why does the law of increasing returns operates? Law of increasing return मतलब यहाँ पर return to scale, मतलब हमने देखा था ना law of return to scale, हमने देखे थे, याद है क्या? लॉन्ग रन में हमेशा हम लोग रिटर्न टू स्केल करते हैं, याद है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट रिटर्न, याद आ रहा है? तो ये उसके बारे में, ठीक है? अब बताओ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कब ऑपरेट होता है? फुल यूज ऑफ फिक्स्ड इनडिविजिबल फैक्टर्स, अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे फिक्स्ड इनडिविजिबल फैक्टर की बात हो रही है, मतलब जैसे मशीन है, मशीन इज फिक्स्ड इनडिविजिबल फैक्टर, ठीक है? इनडिविजिबल फैक्टर, क्या ये इंक्रीजिंग रिटर्न वहां पर ऑपरेट करेगा? बाकी के ऑप्शंस देख लो, पहले इसको साइड में रखो। एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, यस, एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स इज will lead to what? Will lead to increasing return। need to reach the right combination, मतलब आपके जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब इंक्रीजिंग रिटर्न क्या रीच कर सकते हो आप? यस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अब बताओ फुल यूज ऑफ फिक्स्ड इनडिविजिबल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स, अब यहाँ पे ना आप फिक्स्ड देख के डर मत जाना कि भाई ये तो फिक्स्ड वेरिएबल, लॉन्ग रन में फिक्स्ड फैक्टर्स रहते नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है और आप जाके बी वाले ऑप्शन को सही कर आ जाओगे, ठीक है? तो इसीलिए बोल रही हूँ, फिर से पढ़ो, ये बोल रहा हूँ फिक्स्ड इनडिविजिबल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो फिक्स्ड है, जो कि इनडिविजिबल है, उसका फुल यूज होना, मतलब मशीन्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न देगा क्या? डेफिनेटली देगा।
So all of the options are correct. So what is the correct option? The correct option is all of the above. D is the correct option. इसीलिए सारे के सारे ऑप्शंस रीड आउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आप फिक्स्ड देख के बोलोगे कि भाई ये तो नहीं है और आप बी वाला ऑप्शन कर कर आ जाओगे, है ना, गलती करोगे आप. नेक्स्ट, अ रेशनल प्रोड्यूसर विल ऑपरेट इन स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या फिर स्टेज 1 क्या है, जहां पे टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, राइट, इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है ना यहाँ पे, ठीक है. स्टेज 2 में आपको डिमिनिशिंग रिटर्न मिलते हैं. स्टेज 3 में आपको नेगेटिव रिटर्न मिलते हैं. तो एक रेशनल प्रोड्यूसर स्टेज 2 पे ऑपरेट करता है डिमिनिशिंग रिटर्न. याद है मैंने ये पॉइंट बताया था. क्यों करता है? क्योंकि चाहे एमपी फॉल हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है, डजंट मैटर, वहां पे वो प्रॉफिट्स बना सकता है. सो एक रेशनल प्रोड्यूसर कभी भी स्टेज 2 में क्या करता है, ऑपरेट करता है. नेक्स्ट, इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज अराइजेस. इंटरनल मतलब मैं एक फर्म की बात कर रही हूँ, नॉट द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री की बात करूंगी तो वो पूरी की पूरी एक्सटर्नल इकोनॉमीज हो जाएंगी, राइट. सो इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज अराइज ड्यू टू ओवरऑल इंडस्ट्री लेवल चेंजेस. इंडस्ट्री लेवल के चेंजेस होंगे तो वो एक्सटर्नल की वजह से होगा ना, तो ये ऑप्शन है नहीं. बी वाला क्या है, चेंजेस एट द फर्म लेवल. सी है बोथ ए एंड बी, ये तो नहीं आएगा क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है. नीदर ए एंड बी, ये भी नहीं आएगा क्योंकि बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्म लेवल पर चेंजेस हो रहा है तो इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज अराइज होगा. अगर पूरी की पूरी इंडस्ट्री में चेंजेस हो रहा है तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज या फिर डिसइकोनॉमीज अराइज होता है, ठीक है. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज बी. जब भी इंटरनल की बात करो तो अपना बिजनेस, अपना फर्म, एक ही फर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. यहां पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है. एवरेज प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम when MP is equal to average product. Law of increasing return to scale relates to effect of change in factor proportions. Law of return to scale हर एक फैक्टर के बारे में बात करता है ना. तो ये सिर्फ और सिर्फ फैक्टर प्रपोर्शंस में नहीं, हर एक फैक्टर, मतलब जो भी फिक्स फैक्टर्स है वो सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में चेंज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. तो यहाँ पे चेंज इन फैक्टर्स प्रपोर्शन में नहीं, ये दिस इज द रॉन्ग आंसर. economies of scale arise only because of invisibility of factors of production. नहीं, और भी ऑप्शंस. economies of scale मतलब बेनिफिट्स कब कब होंगे, खाली इनविजिबिलिटी ऑफ, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्ट, इनडिविजिबिलिटी आना चाहिए, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से ही होगा क्या, नहीं होगा. क्यों, और भी ऑप्शन है, जैसे कि अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो आपको क्या इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा. इकोनॉमीज ऑफ स्केल के एडवांटेजेस याद करो ना, कितने सारे थे. तो ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ओनली लिखा है. इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन अक्रू ओनली टू द एक्सपोर्टिंग सेक्टर. खाली एक्सपोर्टिंग सेक्टर को इंटरनल इकोनॉमीज होते हैं क्या, नहीं. इंटरनल इकोनॉमीज कौन से भी फॉर्म को होते हैं, एनीथिंग, नॉट ओनली टू एक्सपोर्टिंग बट एनीथिंग. अब फर्स्ट वाला मुझे सही क्यों लग रहा है, एक बार देखो. मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एपी, तब एपी क्या होता है, अराइज होता है, ठीक है. मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एपी, तब एपी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब मैक्स है, सॉरी मैक्स है. व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, तब एपी क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है. तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान में रखो. अब मुझे बताओ कि फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या बोलता है. एवरेज प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम व्हेन एमपी इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, मतलब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम में कब है, व्हेन एमपी इज इक्वल टू ए. ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में करवाया था जब हम लोग ग्राफ कर रहे थे, ठीक है. तो ये पॉइंट्स मैंने तब भी लिखवाए थे आपको याद रखने के लिए, और अब भी आपको याद रखना है, ठीक है. तो ये 3 प्रॉपर्टीज तो आपको याद रखनी है, ओके. नेक्स्ट, इन द प्रिमिटिव एज, मतलब पहले के जमाने में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता था, कैपिटल, लैंड, लेबर, बोथ लैंड एंड लेबर.
पहले ना कैपिटल एग्जिस्ट नहीं करता था। कैपिटल मतलब मैंने आपको एक चीज बोली थी, कैपिटल को भी पहले प्रोड्यूस करना पड़ता है टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स या सर्विसेज। अब जैसे कि मशीन्स, मशीन्स को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना, ताकि वो पर्टिकुलर मशीन गुड्स प्रोवाइड कर सके, है ना। तो पहले कैपिटल एग्जिस्ट नहीं करता था, पहले सिर्फ और सिर्फ लैंड और लेबर एग्जिस्ट करते थे। सो व्हाट इज द ऑप्शन, द ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, next, modes of production was propounded by Adam Smith, Karl Marx, David Ricardo, Alfred Marshall. The answer is B, Karl Marx. मैंने आपको याद करवाया था कि जब भी प्रोडक्शन की बात होगी तो आपको कार्ल मैक्स याद आ जाने चाहिए, राइट। नेक्स्ट, द लेबर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस। हम कार्ल मैक्स ने ही लेबर एक्सप्लॉइटेशन, मैंने वो पूरा का पूरा आपको समझाया था, याद है, लेबर एक्सप्लॉइटेशन। देखो, लेबर सरप्लस का क्या मतलब हो जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट बनाने में लेबर ने कितनी अपनी वैल्यू डाली है टू मेक दिस प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट में से आप क्या क्या माइनस करते हो, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट को कितना कॉस्ट लगा है बनाने में। तो ऑप्शन से एक बार देखो, कॉस्ट आप माइनस करते हो, राइट। तो ऑप्शंस देखो, वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड लैंड यूज्ड, वैल्यू ऑफ कैपिटल यूज्ड, या नन। नन नहीं आएगा, फिक्स्ड लैंड भी नहीं आएगा, क्योंकि हम इसमें से हम फिक्स्ड लैंड की जो वैल्यू है वो हम लोग कभी भी डिडक्ट नहीं करते। लेबर सरप्लस में से सिर्फ और सिर्फ हम लेबर से ही रिलेटेड चीजें डिडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि वैल्यू ऑफ कैपिटल भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये गुड बनाने में जितना मटेरियल लगा है वो हम माइनस करते हैं विद द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब जैसे पेन बनाने में पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज, ठीक है। अब इसमें से मैंने माइनस कर दिया पेन को बनाने के लिए जितना कॉस्ट, मतलब जितने रॉ मटेरियल लगे हैं वो लगे हैं 6 रुपीज के, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 4। सो 4 इज अ लेबर सरप्लस, मतलब ये लेबर की वैल्यू है। क्लियर है पॉइंट, पक्का। लेबर सरप्लस में से सिर्फ आप मटेरियल जो भी कॉस्ट लगा है ये बनाने में, बस वही आप माइनस करते हो, ओके। नेक्स्ट, सोशलिस्ट nature of an economy means, socialist nature of an economy means, आपको यहाँ पे 3 तरह के इकोनॉमिक्स याद आ जाने चाहिए। क्या क्या है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। ठीक है, सोशलिस्ट में क्या क्या आता है मुझे बताओ। ऑप्शंस देखो, इनकम एंड वेल्थ आर ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट। भाई अगर कैपिटल ओन कर रहा है तो वो सोशलिस्ट में कैसे आएगा, दिस इज गलत। इनकम एंड वेल्थ आर ओन्ड बाय लेबर क्लास। बेटा लेबर क्लास, लेबर क्लास ये ऑप्शन में आता ही नहीं है। लेबर क्लास इज वर्किंग क्लास, ठीक है, उन्हें काम करना पड़ता है, वो कोई भी इनकम या फिर ये ओन नहीं करता है, ठीक है। इनकम एंड वेल्थ आर ओन्ड बाय स्टेट एंड पब्लिक, दिस शुड बी द आंसर, राइट। सोशलिस्ट में स्टेट एंड पब्लिक दोनों भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ओनरशिप शेयर करती है, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव तो कभी होना ही नहीं था ऑप्शन। क्लियर है, पक्का क्लियर है। सोशलिस्ट में स्टेट एंड पब्लिक आर दी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ओके। और कैपिटलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ ओनर्स ही रहते हैं। अब वो ओनर्स को क्या बोलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मींस वेयर द वेल्थ एंड इनकम ऑफ द कंट्री आर ओन्ड बाय स्टेट। नो, स्टेट ओन करेगा, सिर्फ स्टेट ओन करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो सोशलिस्ट में आएगा। सिर्फ स्टेट ओन नहीं करता है, याद करो ना, हमने पढ़ा था ना कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। लैंड ओनर्स, ये जो है लैंड ओनर्स, ठीक है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक को ही मतलब डिफाइन कर रहा है। दिस इज द आंसर, ये आंसर हो सकता है, लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं, ठीक है। स्टेट एंड पब्लिक, स्टेट एंड पब्लिक करेगा तो क्या हो जाएगा, वो स्टेट एंड पब्लिक करेगा तो वो सोशलिस्ट नेचर हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्या पे थे हम लोग, स्टेट, ओके। स्टेट एंड पब्लिक ये भी नहीं है, क्योंकि कैपिटलिस्ट में सिर्फ और सिर्फ कौन आते हैं, बॉर्जुहा। याद है मैंने आपको 2 वर्ड्स पढ़ाए थे कैपिटलिस्ट में, एक तो प्रोलिटरेट एंड बॉर्जुआ। बॉर्जुआ मतलब द ओनर्स ऑफ द लैंड,
ठीक है, जिनकी खुद की प्रॉपर्टी है, जिनके खुद के बंगलोज है, जिनके खुद की बिल्डिंग है, लैंड है। सो यही तो कैपिटलिस्ट में एग्जिस्ट करते हैं। अब लैंड ओनर्स भी तो ऑप्शन हो सकता है, लैंड ओनर्स भी तो ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है। दिस कैन बी द आंसर। अगर बॉर्जुआ नहीं था ऑप्शन में तो आप लैंड ओनर को टिक कर आएंगे, ठीक है। लेकिन बॉर्जुआ ऑप्शन में है तो लैंड ओनर्स को आप टिक नहीं करोगे। क्लियर है। कैपिटलिस्ट की हम बात करेंगे तो आपको बॉर्जुआ याद आने चाहिए, मतलब अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो जिनके पास में खुद का लैंड है, खुद के एसेट्स है, खुद की फैक्ट्रीज है, सब कुछ है, तो वो ओनर्स है, राइट। वो खुद ओनर्स है, तो वो ओनर्स को हम क्या बोलेंगे? बॉर्जुआ बोलेंगे, राइट। और जो वर्कर्स है, जो लेबर क्लास है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोलिटरिएट बोलते हैं। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, ठीक है। लैंड ओनर्स हो सकता है आंसर। अगर आपको बॉर्जुआ ऑप्शन में नहीं देता है तो आप लैंड ओनर्स कर आना, ठीक है, टिक। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। पैसों की बात हो रही है बेटा, घर में पैसों की बात कौन करता है? पापा करते हैं। अब आप बोलेंगे एकदम से वो मत हो जाओ कि भाई हमारी मम्मी भी कमाती है, हम भी कमाते हैं, मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ठीक है, तो बेटा याद रखना, पैसों की बात हमारे पप्पा से शुरुआत होती है, ठीक है। अपने पप्पा कौन है याद करो। अपने पप्पा ने क्या करा था? अपने पप्पा कौन है? इकोनॉमिक्स के पप्पा एडम स्मिथ है। उन्होंने जो बुक लिखी थी, वो बुक उन्होंने क्या लिखी थी? बोलो जल्दी से, वो बुक क्या थी? an inquiry into the nature and causes of the wealth of nation। तो wealth वहां पे साइंस ऑफ वेल्थ किसने स्टडी करा है? एडम स्मिथ ने स्टडी करा है, ठीक है। नेक्स्ट, द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो बुक है वो मार्शल ने लिखी है, ठीक है। यहां पर उन्होंने वेलफेयर के बारे में बात करी है। क्लियर है पॉइंट? ओके। एडम स्मिथ वेल्थ के बारे में बात करते हैं, एडम स्मिथ वेल्थ के बारे में, मार्शल वेलफेयर के बारे में, रॉबिन स्केरसिटी के बारे में, स्केरसिटी ऑफ साइंस एंड जेबी से सप्लाई एंड डिमांड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ ऑल इकोनॉमीज? ऑल इकोनॉमीज मतलब सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सारे इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ। What to produce, how to produce, whom to produce, all of the above। बोलो आंसर क्या है? डी। ये सारी की सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है कि भाई क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। ये हर एक इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी हो, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, which is not the scope of macroeconomics। macro MA मतलब हम यहाँ पे एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, है ना। ऑप्शंस पढ़ो। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, थियोरी ऑफ इन्फ्लेशन, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थियोरी ऑफ ट्रेड साइकिल, मतलब ये बिजनेस साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। बताओ ऑप्शन क्या है। अगर आप लोग ढपलू हो ना तो बेटा आप लोग या तो फिर ऑप्शन डी करोगे, ठीक है, या तो फिर आप लोग ऑप्शन ए करोगे। मोस्ट ऑफ यू विल, आपके जो ऑप्शंस मेरे को ऐसे लग रहा है, जो आपने ऑप्शन अपनी बुक में टिक करा है, दैट शुड बी दी ऑप्शन डी, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है मैम? क्योंकि इकोनॉमिक वेलफेयर, वेलफेयर मतलब ये हम इंडिविजुअल यूनिट के ही तो देख रहे हैं ना। वेलफेयर आप इंडिविजुअल यूनिट, कंज्यूमर के बारे में आप बात कर रहे हो ना यहाँ पे, कंज्यूमर सरप्लस, यूटिलिटी, राइट। तो वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर डील्स विथ व्हाट? डील्स विथ इंडिविजुअल यूनिट, ठीक है। तो ये मैक्रो का स्कोप नहीं है। इन्फ्लेशन मतलब पूरी इकोनॉमी की आप इन्फ्लेशन देख रहे हो, पूरी इकोनॉमिक का आप ग्रोथ देख रहे हो, ठीक है, सब लोगों का साथ में भला हो, ठीक है। लेकिन जब वेलफेयर की बात आ रही है तो वेलफेयर आप इंडिविजुअल यूनिट के बेसिस पे देखते हो। एंड ट्रेड ऑफ मतलब पूरे पूरे बिजनेसेस का आप ट्रेड ऑफ देख रहे हो, ट्रेड साइकिल देख रहे हो, सॉरी, इन दी मैक्रो इकोनॉमी। क्लियर है? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज इकोनॉमिक, इकोनॉमिक वेलफेयर। वेलफेयर आप कभी भी इंडिविजुअल यूनिट के बेसिस पे देखते हो। एम आई क्लियर? परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है? डिडक्टिव मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रायर, एब्स्ट्रैक्ट, एनालिटिकल। डिडक्टिव मेथड के ये तीनों भी नाम है, हमने बहुत अच्छे से देखे थे, प्रायर, एब्स्ट्रैक्ट एंड एनालिटिकल। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट,
द स्टॉक ऑफ द गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ अ पर्सन, मतलब एक पर्सन के अंडर जो भी गुड्स है उसे हम क्या कहेंगे, कौन सा वेल्थ है, इंटरनेशनल वेल्थ। कुछ भी ऑप्शन देना है तो दे दिया, नेशनल वेल्थ नहीं, सोशल वेल्थ क्यों कहेंगे भाई, वो हो जाएगा पर्सनल वेल्थ। अब मैं पर्सन हूं, ठीक है, क्योंकि ओनरशिप ऑफ अ पर्सन बोल रहा है, मेरे ओनरशिप में मेरा जितना भी वेल्थ है दैट इज माई पर्सनल वेल्थ ना, सोशल वेल्थ थोड़ी है। एक पर्सन के ओनरशिप में, एक पर्सन के अंडर जो भी गुड्स है, जो भी स्टॉक ऑफ गुड्स की ओनरशिप है, दैट इज पर्सनल, ठीक है। नेक्स्ट, द सेविंग्स आर अक्यूमुलेटेड इनटू इनकम, वेल्थ, इन्वेस्टमेंट, नन। इनकम इज अ पार्ट ऑफ सेविंग, ठीक है, इनकम आते ही आप उसमें से कुछ पार्ट निकाल के सेव करते हो। अक्यूमुलेटेड इनटू मतलब सेविंग ओवर द टाइम, जैसे पिछले महीने भी आपने कुछ सेव करा है, फिर आपने इस महीने कुछ सेव करा है, राइट, तो वो अक्यूमुलेट होके ओवर द टाइम वो क्या होगा आपके लिए, वेल्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इन्वेस्टमेंट मतलब आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो आपकी सेविंग्स, ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। सेविंग्स कुछ टाइम बाद में आपकी वेल्थ हो जाएगी, क्योंकि आप ऐसे नहीं है कि आप एक बार सेविंग करते हो, राइट, आप हर महीने कुछ ना कुछ सेव करते हो ना, तो वो अक्यूमुलेट होके मतलब टुगेदर एक ओवर द पॉइंट ऑफ टाइम वो क्या हो जाएगा, आपका वेल्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द परचेजिंग ऑफ न्यू शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड डैश। आप यहाँ पे शेयर्स के बारे में बात कर रहे हो, शेयर्स आप परचेज करोगे तो आप उसको कौन सा इन्वेस्टमेंट बोलते हो। रियल इन्वेस्टमेंट में आप क्या करते हो, रियल इन्वेस्टमेंट मतलब आप कुछ भी फिजिकल गुड्स खरीद रहे हो, दैट इज योर रियल इन्वेस्टमेंट, राइट। नेट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें से अगर आपने डिप्रिसिएशन माइनस करा है तो आपको नेट मिलता है। याद है ग्रॉस एंड नेट आपको कैसे मिलता है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, पोर्टफोलियो किसका बनता है, पोर्टफोलियो ऑब्वियस है कि शेयर्स का बनता है। जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो बनता है। टोटल टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब कहाँ कहाँ पर आपने इन्वेस्ट करा, जैसे कि आपने कुछ रियल इन्वेस्टमेंट्स करे हैं, कुछ आपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करे हैं, तो उसको हम लोग टोटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है, टोटल टुगेदर, ठीक है। सो हम यहाँ पे शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, देन ऑप्शन सी इज करेक्ट, जहां पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट, द सेविंग्स ऑलवेज इक्वल टू, सेविंग्स इक्वल टू व्हाट, इनकम, नो, क्योंकि इनकम इज अ पार्ट ऑफ सेविंग, सेविंग्स कभी भी इनकम से इक्वल नहीं होती है। इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट या कंजम्पशन, कंजम्पशन तो भाई सेविंग का उल्टा मतलब ऑपोजिट है, राइट। प्रॉफिट भी सेविंग्स में कंट्रीब्यूट करता है, राइट, लेकिन सेविंग्स इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपके पास में अगर 1 लाख की सेविंग है तो वो क्या इक्वल्स टू होती है, प्रॉफिट्स थोड़ी है, वो प्रॉफिट थोड़ी है, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, क्या क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मतलब मनी सप्लाई के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या मनी सप्लाई को क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बनाती है। देखो सबसे पहला रुपी नोट्स एंड कॉइन्स, यस, ऑप्शन ए यस, हमने ये देखा था। ऑप्शन बी क्या है, क्रेडिट कार्ड्स, वो भी मनी सप्लाई का पार्ट है, यस। ट्रैवलर्स चेक भी मनी सप्लाई का पार्ट है, यस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ये भी हमने अपने रेगुलर लेक्चर्स में बहुत अच्छे से करे हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मार्केट, मार्केट के क्या क्या फंक्शन है, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स, टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, बोथ या फिर नन। मार्केट का क्या क्या फंक्शन है, मार्केट का दोनों भी फंक्शन है, टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों भी डिटरमाइन करती है मार्केट से, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज बोथ, ओके। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड वेरीज डैश विथ प्राइस, प्राइस बढ़ा कि डिमांड घटी, ये रिलेशनशिप को आप क्या कहते हो, इनवर्स। तो इनवर्स कहां पर है, इनवर्स हियर। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली तो नहीं होगा क्योंकि ऑपोजिट चल रहा है, इनडायरेक्टली इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनवर्सली रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में जो टर्म यूज करते हैं हम वो इनवर्सली रिलेशनशिप यूज करते हैं, याद रखना। इनडायरेक्टली मत टिक कर आना, इनवर्स इज द करेक्ट आंसर। प्रपोर्शनेटली मतलब
मतलब कितने प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है, ऐसे कुछ होता है क्या? प्राइस एंड डिमांड में जब भी हम लोग लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो प्राइस बढ़ने से डिमांड घटती है और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ता है, जो इनका रिलेशनशिप है वो क्या हो जाता है? ऑपोजिट होता है, नेगेटिव होता है, इनवर्स होता है, इनडायरेक्ट होता है। मैंने इनडायरेक्ट भी कहा था, लेकिन जो इकोनॉमिक्स में जो टर्म आपको यूज करना है दैट इज इनवर्स। ठीक है, इनडायरेक्ट मत टिक कर आना, इनवर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स द कंज्यूमर purchases less with the increase in income, purchases less with the decrease in price, purchases more with increase in income, purchases more with decrease in price. inferior goods मतलब cheap quality के goods, ठीक है, वो consumer परचेज लेस करेगा मतलब कम खरीदेगा अगर इनकम बढ़ी। क्या ये ऑप्शन सही है? इंफीरियर गुड्स कम खरीदेगा अगर इनकम बढ़ी। ऐसा होगा क्या? बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर इनकम बढ़ी तो कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाएगा ना भाई, वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, समझे? क्योंकि इनकम बढ़ी है। पहले भाई साहब जब इनकम कम थी तो भाई साहब नॉर्मल राइस खाते थे, जैसे इनकम बढ़ी कि भाई साहब बासमती चावल खा रहे हैं, तो इंफीरियर गुड्स का तो क्या हो गया है? नुकसान हो गया है ना। तो इंफीरियर गुड्स आप कम परचेज करोगे क्योंकि आपकी इनकम बढ़ी है। देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। बाकी के ऑप्शंस देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ऐसा मत करना ढोचू, आप लोग को पूरे के पूरे ऑप्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। ठीक है, 47 तक हुआ है। 2 मिनट्स का ब्रेक ले लो फटाक से, उसके बाद में हम बाकी का डिस्कस करते हैं। बाकी कुछ अराउंड 10 ही क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, 2 मिनट्स का फटाक से ब्रेक ले लो। बाकी और कितने क्वेश्चंस? अराउंड 10 या फिर 15 ही है ना? करें नेक्स्ट। 48 वाला क्या बोलता है क्वेश्चन, देखो। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट फॉल्स डिमांड फॉर द अदर प्रोडक्ट विल बी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्राइस फॉल हो रही है तो डिमांड क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट में ना आप कार या फिर पेट्रोल ही याद करो एग्जाम्पल के साथ में। अब कार की प्राइस कम हुई है तो डिमांड ऑफ पेट्रोल विल इंक्रीज, ज्यादा लोग खरीदेंगे ना, क्योंकि कार कम हो गया है तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाएगा। आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में सी इफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट फॉल्स, अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड ऑफ द अदर प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? टुगेदर यूज हो रहे हैं ना। अगर प्राइस टॉर्च का जो प्राइस है वो डिक्रीज हुआ तो उसकी बैटरी का जो डिमांड है वो इंक्रीज होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या है? डिमांड ऑफ द अदर प्रोडक्ट विल इंक्रीजेस। फॉल कब होगा? फॉल कब होगा? अगर सब्सटीट्यूट है तो, ठीक है ना। अगर प्राइस ऑफ अ सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस देन डिमांड ऑफ द सब्सटीट्यूट फॉल्स, सॉरी, डिमांड ऑफ द सब्सटीट्यूट इंक्रीजेस अदर सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट मतलब चाय नहीं तो कॉफी। अगर आपने चाय की प्राइस बढ़ा दी तो कॉफी की डिमांड बढ़ेगी, है ना। अगर आपने प्राइस चाय की प्राइस कम कर दी तो कॉफी की डिमांड कब हो जाएगी? तो फॉल कब होगा? सब्सटीट्यूट है तो। लेकिन हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे डिमांड ऑफ द अदर प्रोडक्ट विल इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ये देखो, ड्रॉप बाय 25%, मतलब कुछ भी देना है तो दे दिया यार, यार टू मच है यार। नेक्स्ट, द सप्लाई कर्व ऑलवेज स्लोप। सप्लाई कर्व मतलब देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है, तो स्लोप इज ऑलवेज अपवर्ड। ठीक है, याद रखना सप्लाई का कर्व ऑलवेज अपवर्ड रहता है, ठीक है। डी से डिमांड और डी से डिमांड और डी से डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड का जो कर्व है, डिमांड का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, ठीक है। डी से डिमांड, डी से डाउनवर्ड याद रखना। एस से सप्लाई एंड सप्लाई का जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। नेक्स्ट, dash refers to the quantity of a commodity which a firm is willing to produce and offer for sale। प्रोड्यूस एंड ऑफर की बात हो रही है तो यहाँ पर हम लोग प्रोड्यूसर या फिर सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अब ऑप्शंस देखो,
इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड या फिर मार्केट डिमांड। डिमांड तो आएगा नहीं क्योंकि हम सप्लाई की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ फर्म, मतलब एक फर्म जो कमोडिटी बना रही है उसे आप क्या कहोगे। हम सिर्फ एक फर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। अगर हम ऑल द फर्म्स इन द मार्केट की बात करते तो हम उसे कहते थे मार्केट सप्लाई। क्लियर है। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम मींस, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाता है, समथिंग दैट इज नॉट चेंज्ड। अनचेंज्ड इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग ही वही है, राइट। तो इक्विलिब्रियम मींस चेंज पोजीशन, अनचेंज्ड पोजीशन, इक्वालिटी इन सोसाइटी। ये तो ऑप्शन मतलब इकोनॉमिक्स में आता ही नहीं है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है नहीं, ऑल ऑफ द अबाव नहीं आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो जाता है, अनचेंज्ड पोजीशन। अनचेंज्ड पोजीशन, इक्विलिब्रियम का मीनिंग ही है जहां पे कुछ भी चेंज नहीं है, एवरीथिंग इज स्टेबल, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, एवरीथिंग इज इक्वल, एवरीथिंग इज अनचेंज्ड, दैट इज इक्विलिब्रियम। ठीक है, चेंजिंग पोजीशन रहेगा तो वो इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं रहेगा, याद रखना। ओके, नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड व्हेन। इक्विलिब्रियम प्राइस कब डिटरमाइन होगा, व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई या फिर नन। इक्विलिब्रियम पॉइंट याद आ रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होता, जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, मतलब जितनी डिमांड है मार्केट में उतनी ही सप्लाई है मार्केट में। अगर 100 गुड्स की डिमांड है तो 100 गुड्स ही है मार्केट में अवेलेबल, सो दैट इज एन इक्विलिब्रियम। तो वो पॉइंट डिसाइड करेगा इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर है, पक्का क्लियर है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस कब आएगा, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द डिमांड इज मोर देन सप्लाई देन द प्राइस इज, मतलब डिमांड ज्यादा है एंड सप्लाई कम है तो फिर प्राइस क्या होगा। डिमांड ज्यादा है मतलब कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय, राइट, कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय, एंड सप्लाई कम है, सप्लाई कम है तो प्राइस क्या होगा, प्राइस क्या होगा भाई, इंक्रीज होगा ना, प्राइस इंक्रीज, क्योंकि यहां पर शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ गुड्स है कि सप्लाई कम है ना, तो जब शॉर्टेज ऑफ गुड्स रहेगा तो आप प्राइस को इंक्रीज करोगे ना, क्योंकि कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे, कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय, है ना, तो आप प्राइस इंक्रीज करोगे क्योंकि प्रोडक्ट्स कम है तो आप ज्यादा प्राइस बढ़ा के बेचोगे, है ना। सेम, इफ द सप्लाई इज मोर देन डिमांड देन द प्राइस। अब देखो इसको उल्टा है, सप्लाई जो है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, देन प्राइस क्या होगा, मतलब गुड्स की कमी नहीं है अपने पास में, सप्लाई मतलब शॉर्टेज नहीं है, यहाँ पे गुड्स आर अवेलेबल इन बल्क, बल्क में गुड्स है अपने पास में, सरप्लस गुड्स है, ठीक है, और डिमांड कम है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस क्या होगी, प्राइस होगी डिक्रीज, प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी, प्राइस विल डिक्रीज, क्योंकि प्रोड्यूसर को कम प्राइस करके ज्यादा बेचना पड़ेगा, क्योंकि सरप्लस गुड्स अवेलेबल है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर प्राइस कम रखेगा। क्लियर है ये पॉइंट, ये सब क्या है, मतलब लॉजिक लगाने अपने जो जो भी पढ़े हैं कॉन्सेप्ट्स, बस वो सेम अप्लाई करना है। मोर इंक्रीज इन सप्लाई एंड लेस इंक्रीज इन डिमांड लीड्स टू, ये सेम क्वेश्चन है, decrease leads to decrease in price. Next, when the MP is equal to AP then AP is, कहां पे करा था, यहाँ पे हमने करा था ना, when MP is equal to AP then AP is maximum, ऑलरेडी हमने कर लिया है तो फिर से रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन। AP क्या है, AP है मैक्सिमम, ए इज द आंसर। नेक्स्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का क्या मतलब है, जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है दैट इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, है ना, एक्चुअल एक्सपेंस जो डायरेक्ट आपके आउट ऑफ पॉकेट आपने एक्सपेंस करे हैं, जो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, ये इम्प्लिसिट है, दिस इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या है, फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज इम्प्लिसिट। एंटिसिपेटेड फ्यूचर कॉस्ट, हम फ्यूचर कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक्सप्लिसिट नहीं होगा, एक्सप्लिसिट में हम लोग एक्चुअल अभी जो कॉस्ट लगा है
उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस टू परचेज या हायर इनपुट, इनपुट को हायर परचेज करने के लिए आपको एक्चुअल एक्सपेंस लगा है, आपका खर्चा हुआ है, तो क्या ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है? यस, दिस इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट का कौन सा एग्जाम्पल है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, नोशनल रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट का एग्जाम्पल है। नोशनल रेंट मतलब आप अपनी खुद की बिल्डिंग, अगर ऑफिस बिल्डिंग अगर आप रेंट पे देते तो आपको इम्प्लिसिट कॉस्ट आता था, ठीक है। अगर आप खुद का कैपिटल दूसरों को देते तो फिर आपको क्या मिलता था? इंटरेस्ट मिलता था, तो ये भी इम्प्लिसिट है, ऑल्सो इम्प्लिसिट हो। व्हाट इज एक्सप्लिसिट? एक्सप्लिसिट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इनपुट आपने ऊपर ही देखा है ना, एक्चुअल एक्सपेंस टू परचेज और हायर इनपुट, ठीक है। इनपुट परचेज करने के लिए आपको जो एक्चुअल एक्सपेंस लगे दैट इज एक्सप्लिसिट। तो रॉ मटेरियल को आपको परचेज करने के लिए जो कॉस्ट लगा है दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आना चाहिए, यहाँ पे ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, याद है आपको? इम्प्लिसिट कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने कहा था। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? लेबर वेजेस। अब लेबर वेजेस तो डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, डायरेक्ट कॉस्ट है, तो ये तो एक्सप्लिसिट है। कार्टेज ऑन गुड्स परचेज, तो ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, तो ये भी एक्सप्लिसिट है ना, डायरेक्ट कॉस्ट हो रहा है, एक्चुअल एक्सपेंस हो रहा है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट, रेंट ऑफ ओन्ड फैक्ट्री बिल्डिंग, आपकी खुद की फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट, दिस इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। आपने खुद की फैक्ट्री को अगर आप रेंट पे देते किसी और को, तो अगर आप रेंट पे देते तो आपको जो रेंट मिलता था तो उसे आप क्या कहते हो? इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। लेकिन आपने खुद की फैक्ट्री आपके बिजनेस में यूज करी है, तो वो क्या हो गया है? वो हो गया है इम्प्लिसिट कॉस्ट। वो रेंट क्या हो गया है? वो रेंट हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। नेक्स्ट, लीज चार्जेस ऑफ प्लांट, ये भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। आप आपके प्लांट के लीज चार्जेस पे कर रहे हो, सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ओके। तो इम्प्लिसिट क्या है? आप खुद की लैंड, खुद की फैक्ट्री आप यूज कर रहे हो अपने बिजनेस में, ठीक है, दैट इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट, समझ रहे? अगर आप खुद की फैक्ट्री नहीं यूज करते, ठीक है, खुद का लैंड नहीं यूज करते, किसी और को देते, तो वो लैंड पे आपको क्या मिलता था? रेंट मिलता था। दैट रेंट इज व्हाट? दैट रेंट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस कॉस्ट विल इंक्रीज और डिक्रीज विद द प्रोडक्शन? प्रोडक्शन के साथ में इंक्रीज या डिक्रीज कौन सा कॉस्ट होता है, मुझे बताओ। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, बोथ, या फिर एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन चाहे बढ़े या घटे, प्रोडक्शन चाहे बढ़े या घटे, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी फिक्स्ड। कितनी बार मैंने बोला है, फिक्स्ड कॉस्ट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, चाहे आप 10 यूनिट्स बनाओ या फिर 100 यूनिट्स बनाओ, ठीक है। एवरेज कॉस्ट तो पिक्चर में आना ही नहीं चाहिए, बोथ होगा नहीं। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट ही तो है। अगर आपका प्रोडक्शन आपको बढ़ाना है या फिर प्रोडक्शन आपको कम करना है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा एंड घटेगा। अगर आपको 10 यूनिट्स बनाने हैं तो उसमें आपको रॉ मटेरियल कम लगेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी कम रहेगी। अगर आपको 100 यूनिट्स बनानी है तो उसमें वेरिएबल कॉस्ट आपकी ज्यादा लगेगी क्योंकि आपको रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, राइट। तो प्रोडक्शन के साथ में चेंजेस कौन से कॉस्ट में होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट में होते हैं। और प्रोडक्शन के साथ में चेंजेस कौन से कॉस्ट में नहीं होते हैं? दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि मशीन्स तो सेम ही है ना, चाहे आप प्रोडक्शन 10 यूनिट्स का करो या फिर 100 यूनिट्स का करो, मशीन इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, मशीन का जो कॉस्ट है दैट इज फिक्स्ड। क्लियर है? नेक्स्ट, लेबर सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बैकवर्ड स्लोपिंग, अ स्ट्रेट लाइन। देखो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था लेबर के बारे में, याद है आपको? इफ वेजेस आर इंक्रीजिंग, ठीक है, सी इफ वेजेस आर इंक्रीजिंग, आप इंक्रीजिंग वेजेस दे रहे हो, ठीक है, वेजेस आर इंक्रीजिंग, तो लेबर क्या करेगा? लेबर एक्स्ट्रा आवर्स बैठ के काम करेगा ताकि वो और ज्यादा कमा सके, है ना। आप वेजेस थोड़े इंक्रीज कर रहे हो तो एक्स्ट्रा आवर्स लेबर काम करेगा ताकि उसको एक्स्ट्रा पैसे मिले, है ना। एट अ पॉइंट अगर आपने लेबर को हायर वेजेस दे दिए, ठीक है, हायर वेजेस दे दिए, तो ऑब्वियस है कि लेबर क्यों ज्यादा काम करेगा? जब वो पहले जब कम वेजेस थे तो वो ज्यादा काम करता था,
ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा आवर्स बैठ के काम करता था ताकि उसे ज्यादा वेजेस मिले। लेकिन अब आप उसे हायर वेजेस दे रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा काम जो पहले करता था वो अब नहीं करेगा। अब वो जो टाइम है, वो टाइम उसका लीजर में जाएगा, वो मस्त एंजॉय करेगा। तो इससे क्या हो गया, पहले इंक्रीज हो रहा था, अब वो बेंड हो गया है, बैकवर्ड बेंड हो गया है। So this is backward sloping. Option C is correct. Always remember, labor का जो supply curve है, that is always backward sloping. क्यों? क्योंकि initially जब आप wages दे बढ़ाते जाते हो तो लेबर क्या करेंगे, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो ज्यादा घंटे और काम करके जाएंगे, ठीक है। लेकिन एट अ पॉइंट अगर आपने उन्हें हायर वेजेस दे दिया है, तो वो पॉइंट के बियॉन्ड वो ज्यादा घंटे बैठ के एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ज्यादा वेजेस मिल रहा है बिना एक्स्ट्रा काम करे, बिना ज्यादा घंटे बैठ के काम करे, ठीक है। सो एक टाइम के बाद में वो क्या हो जाता है, बैकवर्ड स्लोप करता है, वो बेंड हो जाता है वो कर्व, ठीक है। So the option C is correct. Next, which of this cos curve shapes rectangular hyperbola? AVC का जो है that is U shaped, MC का भी curve U shaped है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का हॉरिजॉन्टल है, राइट। AFC का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। आ रहा है कुछ याद? मतलब AFC में हर एक रेक्टेंगल्स आर इक्वल, हर एक रेक्टेंगल्स आर इक्वल, तो AFC इज द करेक्ट ऑप्शन। AFC का ही कॉस्ट कर्व रहता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। विच ऑफ दिस कॉस्ट डिक्लाइंस कंटिन्यूसली, मतलब कंटिन्यूसली कौन सा कॉस्ट डिक्लाइन होता है, मुझे बताओ। एवीसी का शेप ऐसा है तो वो ऑब्वियस है कि डिक्लाइन नहीं होगा, एमसी का भी शेप ऐसा है तो वो डिक्लाइन नहीं होगा, टीएफसी का शेप ऐसा है तो वो डिक्लाइन नहीं होगा, एएफसी का कर्व ऐसा है, राइट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो वो डिक्लाइन हो रहा है ना, अपवर्ड से डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, देन द ऑप्शन इज डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, द सम टोटल ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इज टर्म्ड एज, दोनों भी साथ में पूछ रहा है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, तो वो कौन सा कॉस्ट उसे कहा जाता है? अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट आता है बेटा, याद है आपको, एक्चुअल एक्सपेंस ही हम लोग फाइनेंशियल्स में रिकॉर्ड करते हैं, सो अकाउंटिंग कॉस्ट में सिर्फ एक्सप्लिसिट आता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो इनिशियल कॉस्ट लगा है आपको कोई भी एसेट खरीदने के लिए, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों भी आता है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, राइट। रियल कॉस्ट मतलब जो भी एफर्ट्स एंड आपने जो भी सैक्रिफाइसेस करे, दैट इज रियल कॉस्ट। हमने ये अच्छे से पढ़ा है ना जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सो इकोनॉमिक कॉस्ट इज टर्म्ड एज एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, ओके। नेक्स्ट, TVC इधर आना चाहिए। TVC rises with increasing rate when law of return to scale, मतलब law of ease in operation, यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है, टाइपो मिस्टेक है, ठीक है। TVC कब राइज होगा, मुझे बताओ कब राइज होगा? एट द डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, या फिर कांस्टेंट रिटर्न, या फिर एनी ऑफ द अबव। डिमिनिशिंग रिटर्न्स में TVC राइजेस विथ डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। यहाँ पे तो हमें इंक्रीजिंग रेट देखना है ना। इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या होता है? टीवीसी राइजेस विथ इंक्रीजिंग रेट, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी में क्या हो रहा है? टीवीसी राइज हो रहा है एट इंक्रीजिंग। कांस्टेंट में तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। एनी ऑफ द अबाव कैसे होगा? एनी ऑफ द अबाव 3, वाह, मतलब कुछ भी एक ऑप्शन दे दिया है देने के। तो यहाँ पे क्या पूछा था? टीवीसी राइजेस विथ इंक्रीजिंग रेट व्हेन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ऑपरेट्स। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में ही टीवीसी इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड डिक्रीज होगा एट एन डिक्रीजिंग रेट, सॉरी इंक्रीज होगा एट एन डिक्रीजिंग रेट, कब? इन डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक क्या है? द एवरेज टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करस्पॉन्डिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स इज द क्वांटिटी, ओके, इज द आउटपुट, इज 30 एंड 27 रेस्पेक्टिवली। तो आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है। अब आप ये कैसे निकालोगे? ठीक है, आपको फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए आपको पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पता होना चाहिए, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भाई साहब अपने क्वेश्चन में है नहीं, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालोगे? average fixed cost is AVC plus, sorry, average total cost,
इज एवीसी प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, है ना, टोटल कॉस्ट एवीसी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो अपने ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में टोटल कॉस्ट दिया है, वेरिएबल दिया है, लेकिन फिक्स्ड नहीं दिया है। तो क्या हम फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं, ऑब्वियस निकाल सकते हैं। एएफसी इक्वल टू, ये मैं अगर यहाँ पे ला लू, ए टी सी माइनस ए वी सी, ठीक है, एक नॉर्मल मैथ्स कर रहे हैं ना हम लोग, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, राइट। तो एएफसी कितना हो जाएगा, व्हाट इज एटीसी, एटीसी कितना है 30 है, राइट, एटीसी इज 30 एंड एवीसी इज 27, सो 30 माइनस 27, सो व्हाट इज एएफसी, एएफसी इज 3। अब एएफसी आ गया है हमें, ठीक है। अब हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है, अब हमें क्या आ गया, एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ गया है। टोटल इनपुट्स कितना दिया है, टोटल आउटपुट कितना दिया है, सॉरी, टोटल प्रोडक्शन कितना दिया है, टीएफसी इक्वल टू एएफसी इंटू क्वांटिटी। तो एएफसी कितना है 3 इंटू 30, 30 दिया है ना यहाँ पे, आउटपुट देखो तो 30 दिया है ना। तो व्हाट इज द आंसर इज 90, 90 है क्या अपने ऑप्शन में, 60 80, यस 90 इज द सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, बस आपको क्वेश्चन 2 बार रीड आउट करना है, देखना है कि भाई क्या क्या फॉर्मूलाज क्या क्या लगे, बेसिक मैथ्स मैंने किया, ठीक है। ये जो चीजें थी ना, ये सारी की सारी चीजें मैंने कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है। बेटा मेरे रेगुलर लेक्चर्स देख लो रे नालायक, 1.25 पे देखो, ताकि आपको इसमें से एटलीस्ट 66 में से जिनको भी 60 एंड अबाव आए हैं, मतलब अगर आपने मेरे साथ साथ करा है और अगर आपके ऑप्शंस करेक्ट है, तो बेटा कॉमेंट में आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो जरूर जरूर लिखो, ठीक है। अगर 60 एंड अबाव है तो जरूर जरूर मेंशन करो, कम है तो भी मेंशन करो, तो आपको पता चलेंगे आपने कहाँ कहाँ पे गलती करी है, ठीक है। कमेंट लाइक एंड शेयर जरूर करना, चाहे आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हो या फिर नहीं देख रहे हो, डजंट मैटर, आप किसी और के लेक्चर्स भी देखो। मैंने मॉडल पेपर एमसीक्यूज डिस्कस करे हैं चैप्टर नंबर 1 के, तो कमेंट में आपको कितने राइट आए हैं आपके आंसर्स एंड कितने गलत आए हैं वो सारे आप मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताइए, ओके। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो शेयर as much as you can, also डिस्क्रिप्शन लिंक में गूगल फॉर्म की लिंक डली हुई है डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप फिल आउट कर दो अगर आप फाउंडेशन का एग्जाम दे रहे हो जून 25 में या फिर दिसंबर 25 में, ठीक है। परफेक्ट, चलिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।